कोई बोल भी नहीं रहा। अरे पागलो, जाओ रे, पूरा मजा किरकिरा कर दिया, पूरी फील की स्थिति कर दी। अब कोई नहीं बोल रहा सर रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो। अब बच्चों एरिया वेक्टर, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ये पता नहीं होता बच्चों। तो बच्चों एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है पहली बात। तो फिर आती है डायरेक्शन की बात। सर डायरेक्शन किधर होगी इसकी? मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कैसे? देख, मान ले तेरे पास ऐसा सर्कल है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर दो हो सकते हैं, एक तो ऊपर और एक नीचे भी। हाँ, है ना? तो ये तो पता लग गया परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। कोई भी एक चूज कर लो आप, या तो ये चूज कर लो या ये चूज कर लो, कोई भी एक चूज कर लो। बट जब तक प्रॉब्लम आपकी सोल्व ना हो जाए, एक बार आपने अज्यूम कर लिया तो उसी डायरेक्शन, उसी एरिया वेक्टर को एरिया वेक्टर मानोगे, दूसरे वाले को नहीं। अगर इसको मान लिया एक बार तो प्रॉब्लम सोल्व होने तक इसी को मानोगे, इसको मान लिया एक बार तो प्रॉब्लम सोल्व होने तक इसी को मानोगे। समझ में आया? यस। अब मैं आपसे बोलूंगा ये मेरे पास सरफेस है ना? तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो सकता है, मान सकता हूं या नहीं? परपेंडिकुलर हो सकता है या नहीं? यस, हो सकता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल टू एरिया वेक्टर होती है तो क्या फ्लक्स मैक्सिमम होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल टू एरिया वेक्टर होती है तो फाई मैक्सिमम होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर होती है तो क्या फाई जीरो होता है? तो यहां पे एरिया थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री, और यहां पे थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो थीटा बढ़ने पे, थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री बढ़ने पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा? थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री बढ़ने पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताओ। 0 डिग्री पे फ्लक्स मैक्सिमम था और 90 डिग्री पे फ्लक्स जीरो हो गया, मतलब घट रहा है। थीटा बढ़ रहा है, फ्लक्स घट रहा है। ऐसा कौन सा फंक्शन होता है, कोस फंक्शन या साइन फंक्शन, 0 से 90 के बीच में? डायग्राम से बताता हूं, एक बार डायग्राम से देखो। अरे मान ले ये तेरे पास एक एरिया है, इससे इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे जा रही है। तो इसका नॉर्मल क्या करेगा, ये एरिया वेक्टर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ये जा रही है, तो क्या इसके बीच में एंगल 0 डिग्री है? थीटा इज टू 0 डिग्री है ई और ए के बीच में, और फाई मैक्सिमम होगा। अरे मैक्सिमम ही होगा ना। अगर मान ले मैं ऐसे कर दूं इसको, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, तो कोई इसके थ्रू पास करेगी? जल्दी बताओ, एरिया वेक्टर के थ्रू पास करेगी, सॉरी एरिया के थ्रू पास करेगी? ये पर्टिकुलर एरिया है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, ये एरिया वेक्टर हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्या इस सरफेस के थ्रू पास कर रही है? अब क्रॉस कर रही है या नहीं कर रही? नहीं कर रही। तो यहां पे क्या, थीटा 90 डिग्री है इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में, फाई क्या है? 0। तो कौन सा फंक्शन होता है जो थीटा इज टू 0 डिग्री पे, सॉरी थीटा इज टू 90 डिग्री पे 0 होता है? कोस। यस, तो हम लिखेंगे ऑल्सो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस ऑफ थीटा। अब आया फाई को आप क्या लिखोगे, ई का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, कोस थीटा। समझ में आया? थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड
ए वेक्टर, याद रखना ये वेक्टर, सरफेस नहीं। कई बार बच्चे सरफेस के साथ एंगल देखते हैं, सरफेस के साथ नहीं देखना। लिख देता हूं यहां पे, नोट विद सरफेस। समझ में आया? आया नहीं आया बच्चों, जल्दी बताओ। यहां तक सभी को समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ। दीपाली बता बेटा। बुरहान समझ में आया? यस, गुड। अब बात करता हूं मैं आगे चलने की। अच्छे से समझना, मैं गारंटी ले रहा हूं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा भाई। फील के साथ आया, अच्छी बात। अब देखो ध्यान से, अब आती है एरिया वेक्टर पे ही चर्चा कर ले, तो लिख लो डिस्कशन ऑन एरिया वेक्टर। लिखो डिस्कशन ऑन एरिया वेक्टर। तो नाम ही है, तो एक बार सिंपल सी बात है, सभी लोग जानते हैं, और आप नहीं जानते तो यहां पे भी जान जाओगे कि ये क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है एरिया। एरिया क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा यूनिट क्या होती है? हाँ बताऊंगा, टेंशन मत ले। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा, यस गुड। चलो अच्छी बात है, जब यहां पे पूछ ही लिया तो ई डॉट डी ए कोस, ई डी ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, तो आप इसको फर्दर क्या लिख सकते हो? समझ में आया? तो डॉट प्रोडक्ट है, तो हम बोल देंगे फ्लक्स क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो आप लिखोगे यूनिट क्या होगी इसकी, जल्दी लिखो। न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। समझ में आया? आया क्या? बताओ भाई। यस, चलो आगे चलते हैं अब। ऐसा यूनिट, एरिया वेक्टर की ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। यस, आ जाओ, अच्छी बात। अब दूसरी बात आती है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन किधर होगी? तो हम लिखेंगे डायरेक्शन इज बेसिकली डायरेक्शन इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझ में आया? हाँ, तो सरफेस भी हमारे पास दो तरह की होती है, एक तो ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस कैसे, मैं आपको बताता हूं। ओपन सरफेस जैसे आपके सामने सर्कल हो जाए, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये ओपन सरफेस ही हो गए। डिस्क, है ना? यस, तो फॉर ओपन सरफेस there are two perpendiculars, one is outward upward and one is downward, upward downward। ठीक है ना? दो एरिया वेक्टर होंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं बोलूंगा कंसिडर वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कंसिडर वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन।
कंसिडर वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन and stick to it throughout the whole problem and strict to it, उस पे चिपके रहो, बिल्कुल उसको लेके बिल्कुल अडिंग रहो थ्रू आउट द होल प्रॉब्लम, जब तक पूरी प्रॉब्लम सोल्व ना हो जाए। ऐसा नहीं आधी प्रॉब्लम में अपवर्ड मान लिया, आधी प्रॉब्लम में डाउनवर्ड। मेरी बीवी मेरे को हिंदी सिखा रही है भाई, केमिस्ट्री टीचर है, हिंदी सिखा रही है, उसको भी ऐसी आती होगी हिंदी, है ना? फिर क्यों सिखा रही मेरे को, है ना? चलो भाई, कंसिडर वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन एंड स्टिक टू इट थ्रू आउट द होल प्रॉब्लम। अब चाहे इसको मानो, चाहे इसको मानो, चाहे इसको मानो, चाहे इसको मानो, किसी एक को मानना है इसमें और किसी एक को मानना है इसमें, ठीक है? समझ में आया? अरे आया नहीं आया? अरे आया? अरे बता दो। ठीक है, यस। अब दूसरी बात देखना, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो ऐसे हमारा एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो ट्राई करना, देखो सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूं, प्रॉब्लम अच्छे से डील कर लो, इसलिए ट्राई करना कि एरिया वेक्टर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही लेना। ऐसे नहीं कि नहीं भाई मैं तो अपोजिट डायरेक्शन में लूंगा, सो दैट आपका फाई जो आए वो पॉजिटिव आए, क्योंकि आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा, फ्लक्स जल्दी से नेगेटिव में नहीं मिलेगा आपको। समझ में आया नहीं आया? आ रहा है समझ में? आ रहा है? प्रॉब्लम डील करने के लिए बता रहा हूं कैसे, जनरली बता रहा हूं, ठीक है? ठीक है ना? ऐसा नहीं कि जिद करके, नहीं मैं तो भाई मेरे को बोला था परपेंडिकुलर है तो मैं इधर लूंगा, इधर लूंगा एरिया वेक्टर, ले ले कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू भी मैग्नीट्यूड भी वही आएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, वो कि जो जो कि आपको ऑप्शंस में मिलेगा नहीं, जो कि आपको ऑप्शंस में मिलेगा नहीं, ठीक है? हाँ टेंशन मतलब वो क्लोज सरफेस में आता है प्रियांशु सिलेंडर, उसका अलग से बताऊंगा, टेंशन मत ले। ये ओपन सरफेस का बताया अभी। अब देखो फॉर क्लोज सरफेस, फॉर क्लोज सरफेस बच्चों ध्यान से देखना, मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है? हमारे पास एक स्क्वायर है, ए बी, क्लोज सरफेस का छोड़ो, पहले इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, एरिया वेक्टर निकाल लेते हैं, क्लोज सरफेस का छोड़ो, अभी ओपन सरफेस का ही देख लेते हैं। ओपन सरफेस का एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, एग्जांपल्स। ए बी सी डी, आपको बच्चों ऐसे दे दिया, ए बी सी डी, एक स्क्वायर दे दिया जिसकी साइड है ए और ए। आपसे बोला गया बताओ इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा, तो आपने वेक्टर पढ़ाया नहीं पढ़ाया बताओ पहले? सर ने वेक्टर पढ़ाया आपको? तोमर सर ने वेक्टर पढ़ाया आप लोगों को? जल्दी बताओ, तोमर सर ने वेक्टर पढ़ाया आपको? नहीं पढ़ाया? चलो मैं बताता हूं बच्चों, जब भी कोई आपके पास पैरेललोग्राम आ जाए,
रेक्टेंगल आ जाए, स्क्वायर आ जाए, है ना। इनका जो एरिया निकलता है वेक्टर फॉर्म में वो कैसे निकलता है मैं बताता हूं। इनकी दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो आप बोलोगे सर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर आएगी। मैं बोलूंगा पहले से, जैसे मान लो आपके पास ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, तो आप अगर एरिया वेक्टर आउटवर्ड निकालना चाहते हो, आउटवर्ड टू द प्लेन, तो आप करोगे ए बी क्रॉस ए डी, दैट इज एरिया वेक्टर आउटवर्ड। समझ में आया। और अगर आप इनवर्ड निकालना चाहते हो, क्योंकि ए बी से ए डी की तरफ आप उंगलियां घुमाओगे, तो थंब जो रिप्रेजेंट करेगा आपका एरिया वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया नहीं आया। थंब जो रिप्रेजेंट करेगा वो आपकी एरिया वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। आया समझ में? आया क्या? जल्दी बताओ, अरे बताओ। हाँ, देखो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? इतना समझ में आया? अब देखो इस केस में क्या करोगे आप, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, और ये जेड। आपको अगर आउटवर्ड एरिया वेक्टर लेके आना है तो आप करोगे ए बी क्रॉस ए डी। ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ये भी वेक्टर हो गया, ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ए अलोंग आई कैप क्रॉस ए डी की वैल्यू क्या आएगी, ए अलोंग जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपका एरिया वेक्टर आ जाएगा, एक मल्टीप्लाई ए करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। आई क्रॉस जे क्या आता है जल्दी बताओ, के। आई क्रॉस जे क्या आता है जल्दी बताओ, के आता है। ये तो पता होगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट बताया था इतना। तो बताओ परपेंडिकुलर आउटवर्ड आया नहीं आया एरिया वेक्टर। और अगर आप जे क्रॉस आई करते हैं, मतलब एडी क्रॉस ए बी करते, तो जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के, तो परपेंडिकुलर इनवर्ड आता। समझ में आया? समझ में आया ना? इतना परफेक्शन तो हो गया। यस, बिल्कुल अच्छी बात है। ये पैरेललोग्राम के केस में भी ऐसे ही आएगा, याद रखना। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। अभी भाई मेरे भांजे का बर्थडे है यार, भतीजा, सॉरी भांजा याद आ रहा है, भतीजे का बर्थडे। ठीक है, और मेरे को सामान लेने जाना है, घर वाले मेरे को डांट रहे हैं। दोनों ही सही है क्या? दीपाली, यस दीपाली बेटा, दोनों ही सही है, पर मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, दोनों ही सही है। फिर से मैं आपको कह रहा हूं, बट आपको किस डायरेक्शन में लेना है, किस डायरेक्शन में लेना है एरिया वेक्टर जल्दी बताओ, ताकि आपका ई है वो उसी डायरेक्शन में रहे। ई है जो आपका, ई के अलोंग लेना है, ताकि वो ई के साथ कैसा एंगल बनाए, लेस देन 90। समझ में आया? लेस देन 90 बनाए। समझ में आया? अब घर से आपको, ताकि वो सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और कुछ नहीं, ऑप्शन के साथ मैच करेगा। मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन की अप्रोच बता रहा हूं, याद रखना। अब आपको एक क्वेश्चन घर से करके लेके आना है,
रुक जा, नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं लिखता मैं इसमें, वैसे लिखता हूँ, बोलना मतलब रिकॉर्ड होता है, आगे भी जाना। बच्चों आपके पास ये स्क्वायर है जिसकी साइड है 5 मीटर ईच। कितनी? पहली बात तो ये क्या है, स्क्वायर, साइड क्या है 5 मीटर, और ये एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है, इसके साथ 37 डिग्री का एंगल बना रही है। ये भी 5 है याद रखना, ये भी 5 है याद रखना, ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है। हाँ, तो आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने आने चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट, जिसकी जरूरत है उसके निकालो, ये ओरिजिन है, ठीक है। हाँ, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड एरिया वेक्टर, कल पूछूंगा ये, पहले बता दिया है, फाइंड एरिया वेक्टर, ठीक है ना। ओपन सरफेस का इतना ही होगा बच्चों, ठीक है भाई। हाँ, तो ये क्वेश्चन करके लेके आना है। अब नंबरिंग नेमिंग डाल देता हूं ताकि आपको थोड़ा रट्टा मारा हुआ है वो भी समझ में आ जाए, है ना। तो अब आप ए बी क्रॉस ए डी कर लो, चाहे ए डी क्रॉस ए बी कर लो, तुम्हारी मर्जी है, बट याद रखना, याद रखना, ये वेक्टर निकालना आपको आना चाहिए। वेक्टर तभी निकलेगा जब कोऑर्डिनेट जानते हो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के। ओके, बाय बच्चों, बाय सभी को, बाय एवरीवन। भाग रहा हूं, बाइक हॉर्न मार, गाड़ी हॉर्न मार रही है, ठीक है। बाय बच्चों, क्लोज ओपन सरफेस आपका खत्म हो चुका है, क्लोज सरफेस चालू करूंगा। ओके, ए बी और ए डी के मेरे को क्या मतलब बी के मेरे को कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो जब मेरा ए बी 5 है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या एक्स पे प्रोजेक्शन, तो ये आएगा, क्या आएगा 5 cos 37, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा 5 cos 37, दैट इज इक्वल्स टू 3। y क्या आएगा 5 sin 37, दैट इज इक्वल्स टू 4। और ये क्या आएगा खुद अपने आप में, सॉरी ये y थोड़ी, y तो 0 आएगा, y प्लेन में थोड़ी है, हाँ y 0 आएगा, z आएगा 5 sin 37, दैट इज 4, ठीक है। हाँ, तो 3,0,4। अब इसके देखो तो ये y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उस पे z और x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो इस एक्सिस पे x भी 0 होगा और z भी 0 होगा, केवल y 5 होगा। cos 37 4/5, ओके ओके आदित्य, यस, लो भाई ये 4 कर दो, sin 37 फिर 3/5 तो 3 हो जाएगा, है ना। तो 4,0 को 4,0,3 यही आएगा ना, जल्दी बताओ, है भाई, यस। तो अब आप ए बी वेक्टर निकालोगे तो वो क्या आएगा 4i कैप प्लस 3k कैप। एडी निकालोगे तो क्या आएगा वेक्टर, एडी वेक्टर आपका आएगा 5j कैप, है ना। तो ए बी क्रॉस एडी निकाल लो, अब ए बी क्रॉस एडी निकालोगे तो 4i प्लस 3k क्रॉस प्रोडक्ट विद 5j, आई का जे के साथ करेंगे तो क्या आएगा के, तो 20k, और 3 मतलब के का जे के साथ करेंगे तो -i, -15i, ये आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा। समझ में आया, आया क्या। उसके बाद में चलो आगे चलते हैं। अब आता है क्लोज सरफेस के बारे में। क्या आप ओपन सरफेस से एरिया वेक्टर निकाल सकते हो, कोई भी ओपन सरफेस दे दी जाए आप निकाल सकते हो ना बच्चों, है ना। तो अब क्लोज सरफेस की बात करते हैं, हेडिंग डालो क्लोज सरफेस। अब कई बच्चे बोलते हैं सर क्लोज सरफेस क्या होती है, मैं बोलूंगा क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर।
ऑल दीज आर क्लोज सरफेस। ठीक है, मान लो आपके सामने कोई भी क्यूब बना दिया है, समझ में आया? आपके सामने मान लो कोई भी एक क्यूब बना दिया जिसकी साइड है ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। समझ में आया? अब बोलेंगे सर इसके ऊपर नॉर्मल कैसे निकालोगे? तो याद रखना, जब भी क्लोज सरफेस होती है तो आउटवर्ड नॉर्मल क्या होता है? आउटवर्ड नॉर्मल क्या होता है? एरिया वेक्टर होता है। तो ये वाला पोर्शन है, इसका आउटवर्ड नॉर्मल क्या है? ये वाला पोर्शन है, इसका आउटवर्ड नॉर्मल क्या है? ये वाला पोर्शन है, इसका आउटवर्ड क्या है? ये वाला, ये वाला, पीछे वाला। समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताओ, अरे बताओ। सिमिलरली स्फेयर के केस में आप एक बार स्फेयर ड्रॉ कर लो। है भाई, आप एक बार स्फेयर ड्रॉ कर लो। तो स्फेयर पे जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब कई बार बच्चे बोलते सर ये कैसे? मैं बोलूंगा देख, इतना सा पोर्शन सिलेक्ट कर, उस पर नॉर्मल ड्रॉ करेगा ना तो इधर ही आएगा। इतना सा पोर्शन सिलेक्ट कर, उस पर नॉर्मल ड्रॉ करेगा तो यही आएगा। इतना सा पोर्शन सिलेक्ट कर, डी ए स्मॉल एरिया, उस पर भी नॉर्मल यही आएगा। किसी भी इंस्टेंट पे स्मॉल एरिया सिलेक्ट कर ले, परपेंडिकुलर ऐसे ही आएगा। समझ में आया ना? तो लिख लो, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ क्लोज सरफेस आउटवर्ड नॉर्मल, लिख लो, इन केस ऑफ क्लोज सरफेस कंसिडर कंसिडर आउटवर्ड नॉर्मल as area vector direction. As area vector direction. Consider outward normal as area vector direction. समझ में आया नहीं आया? अरे आया क्या? बताओ, बताओ शाबाश। यस, अब आगे चलेंगे। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मेन। अब आए हम फ्लक्स पे एरिया वेक्टर डिस्कस करने के बाद। हालांकि ये भी समथिंग रिलेटेड टू फ्लक्स ही, अब कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आए, समझ लो। कैलकुलेशन, ठीक है ना? हाँ, तो बच्चों अगर हमारे पास, आपको भी पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है ई डॉट ए। इसको हम लिख सकते हैं ई का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, कोस थीटा। समझ में आया? यस, आया ना? बिल्कुल। बात आती है, अगर सर हमारे पास कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लें हम, तो उसके थ्रू क्या आएगा? मान लो ये हमारे पास कोई सरफेस है, इसका स्मॉल एरिया एलिमेंट ये ले लिया, तो यह जगह डी ए एरिया वेक्टर है ना। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है,
ये थीटा एंगल है, तो आप लिखोगे डी फाई ई इज बेसिकली ई डॉट डी। समझ में आया ना? कंटिन्यूअस सरफेसेस के लिए ऐसे ही करते हैं। समझ में आया नहीं आया? यस। अब हमें फाई निकालना है, तो आप निकालोगे फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है। अगर ये क्लोज सरफेस है, याद रखना, अगर ये क्लोज सरफेस है तो इंटीग्रेशन में भी एक नोटेशन आती है जो क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करती है। ये आ गया, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। ये फ्लक्स है ना, इसको ये भी बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? सरफेस का। ई तो वही है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस। ओवर ए क्लोज सरफेस। समझ में आया नहीं आया? हाँ बिल्कुल। तो अब अगर आगे चलें तो वही है, कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत तो दोबारा से री एक्सप्लेन कर रखा है ना? करें दोबारा से? वही है, हम बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, यूनिट इसकी होती है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर होती है, बात खत्म। समझ में आया? यस। तो आ जाओ अब कैलकुलेशन पे चलते हैं। कैलकुलेशन सभी बच्चों ने करनी है और अच्छे से करनी है, याद रखना। यस ओके। तो बताओ बच्चों, अगर हमारे पास एक सर्कल है या स्फेयर है ऐसे, तो डिस्क, डिस्क बना देते हैं, ये हमारे पास डिस्क है, ठीक है? हाँ, तो इसके थ्रू इसकी रेडियस दे देते हैं अभी, रेडियस दे देते हैं आर, ठीक है? इसके थ्रू फ्लक्स जा रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, लाइन पास कर रही है इसके थ्रू। पूरी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री का विद सरफेस। आपसे बोला गया फाइंड फाई थ्रू दैट सरफेस। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पास थ्रू कर रहा है इस डिस्क से, डिस्क की रेडियस है आर। जल्दी बताओ बच्चों, शाबाश। यस करेक्ट, एक बच्चे ने सही बताया। देखो बच्चों, आप सीधा एरिया वेक्टर बनाओगे तो वो क्या आएगा? परपेंडिकुलर, और उसकी वैल्यू होगी पाई आर स्क्वायर अलोंग, चाहे इसको जे डायरेक्शन मान लो, वॉट एवर, जो आपको अच्छा लगे वो मान, है ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितने डिग्री का एंगल है? सोचो। ठीक है, तो आप लिखोगे फाई इज बेसिकली ई। ई की वैल्यू क्या है? ई है। ए की वैल्यू क्या है? पाई आर स्क्वायर इंटू कोस 53 डिग्री। समझ में आया? समझ में आया क्या? इसको सोल्व कर लोगे ना?
कई बार ऐसे ऑप्शन में दे दिया जाता है तो बच्चे सटाक से गलत दे देते हैं। एक आता है ई नोट इंटू पाई आर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दे देगा ई नोट, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट ना मानो तो खाली मान लो ई इंटू पाई आर स्क्वायर कोस 37 डिग्री वाला दे देता, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में एंगल 37 ही ले लेते हैं, तो लिख देता 4/5। फिर सी ऑप्शन दे देता ई नोट ई इंटू पाई आर स्क्वायर 3/5। एक दे देता डी 0। तो बच्चे मैक्सिमम बच्चे ये आंसर करेक्ट करते हैं, जो कि गलत होता है। समझ में आया? अरे बच्चों सुनाई दे रहा है? अरे सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? भाई बोल दो। बोल दो, मैं सामने देख रहा हूँ, अभी चैट बॉक्स ही देख रहा हूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो बताओ, रिपीट कर दूंगा भाई। दीपाली, थर्टीन बच्चे, अभी केवल 2 बच्चों ने आंसर किया है। अभी भी केवल 5 बच्चों ने आंसर किया। पता नहीं क्या दिक्कत होती है, पेट खराब है क्या तुम्हारा? देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एक डिस्क है जिसकी रेडियस है आर। अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड या परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, ई जो कांस्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड फाइव ई, आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड फाइव ई। जल्दी बताओ क्या आएगा। ऑप्शन यही है ऊपर वाले, ये एंगल है यहाँ पे 53 डिग्री का। जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ। शाबाश, बोलो। अरे ये इलेक्ट्रिक लाइन इस सरफेस के प्लेन में ही तो लाई कर रही है, सरफेस के प्लेन में लाई कर रही है ना। एरिया वेक्टर तो इधर आएगा, तो परपेंडिकुलर इनवर्ड या परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो उसके साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। तो आप लिखोगे 5 = E इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कोस 90, 0 आ जाएगा। समझ में आया? अब आगे आ जाओ। अब आगे आ जाओ। वही पिछले वाला एरिया वेक्टर है, साइड इसकी 5 मीटर है ईच, वही ए बी सी डी। है भाई, वही 37 डिग्री का एंगल, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस रीजन में, वो है E = 2i कैप 3j कैप 4k कैप। है भाई, एरिया वेक्टर इससे पहले मैं निकलवा भी चुका आप लोगों से, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्या आएगा,
ए बी क्रॉस ए डी, सोल्व करोगे तो क्या आएगा उसका 15 के कैप या कुछ और, जल्दी बताओ। अरे हमने तो अभी निकाला है ना, क्या आया था हमारा 20 के कैप माइनस 15 आई कैप, 20 के कैप माइनस 15 आई कैप। आपसे बोला जाएगा फाइंड फ्लक्स, तो निकाल लोगे, दो वेक्टर क्वांटिटी है उसका डॉट प्रोडक्ट करना है, निकाल लोगे ना, या ये भी निकलवाऊं, जल्दी बताओ, बता दो भाई, फिर बाद में मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया। आ जाओ अब आगे चलते हैं। मान लो आपके सामने एक चार्ज क्यू रखा हुआ है यहाँ पे, है ना, यस, और आपके सामने ये डिस्क है, यहां से डी दूरी पे, याद रखना, यहां से डी दूरी पे डिस्क है, और इसकी रेडियस है ए, ठीक है। आपसे बोला जाए क्या ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट करेगा ऐसे 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 ऐसे, करेगा या नहीं करेगा, जल्दी बताओ, करेगा या नहीं करेगा सराउंडिंग में, हाँ कि ना, हाँ, तो इस डिस्क के थ्रू भी रेडिएट करेगा, फाइंड फ्लक्स थ्रू डिस्क, फाइंड फ्लक्स थ्रू डिस्क, कैलकुलेट करो, शाबाश, आइडिया लगाओ, थोड़ा आइडिया लगाओ, सोचो एक बार, थोड़ा बहुत सोचोगे तभी आगे चलेंगे, सोचो, शाबाश, सोचो, शाबाश, गुड, कैसे निकलेगा, एक बात बताओ, पहली बात तो क्या इस की वजह से इसकी पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी या वेरिएबल, प्रियांशु एक बात बता, इस चार्ज की वजह से इसकी पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी या वेरिएबल, पहले ये बता, इस पूरी सरफेस पे कांस्टेंट होगी या चेंज होगी,
पागल, वेरिएबल होगी। अरे दूरी हर जगह चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पे कुछ और होगा और यहाँ पे कुछ और होगा और यहाँ पे आर डी के बराबर होगा सेंटर पे, वेरिएबल होगी ना बच्चों। तो हमें एक स्मॉल एलिमेंट, क्योंकि हम जानते हैं ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस में यहाँ पे सर्कल लगाते थे, याद रखना, ठीक है। हाँ, तो हमें वो स्मॉल एरिया एलिमेंट चूज करना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो। तो बताओ वो एलिमेंट जो बनेगा, एरिया एलिमेंट, वो कैसा बनेगा? एक रिंग जैसा, एक डिस्क जैसा, एक स्क्वायर जैसा। जल्दी बताओ, क्या इस चार्ज से अगर हम एक्स पे जाके dx मोटाई की एक रिंग ले, आप बताओगे मेरे को, तो क्या उस पूरी रिंग के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट आएगी? अरे हाँ कि ना? कांस्टेंट आएगी ना, क्योंकि उस रिंग की हर हिस्से की दूरी यहां से सेम होगी, √d² + x²। अच्छी बात है। तो बच्चों ये जो आएगा हमारा, ये एरिया वेक्टर आएगा ऐसे, डी। ध्यान से देखो तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, कई बार बच्चे घबरा जाते हैं। ये डिस्क है जिसकी रेडियस ए है, और ये एक्स पे जाके dx हमने रिंग बना दी। समझ में आया? यस, बिल्कुल। तो आप देखोगे कि सर यहाँ पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो कुछ इस तरीके से होगी। यही होगी ना? और उसकी वैल्यू होगी के क्यू अपॉन, ये डी है ये एक्स है, तो ये आएगी √d² + x² का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा d² + x²। हाँ कि ना? जल्दी बताओ, अरे बताओ। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अरे होगा या नहीं होगा? तो क्या इस पूरी डिस्क पे, ये सॉरी इस रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी? हाँ। तो आप लिखोगे फाई ई इज बेसिकली E.d है, तो E KQ अपॉन d² + x²। डीए की वैल्यू क्या आएगी? डीए देखो ध्यान से, क्या ये आएगा 2πx इंटू dx, इसका एरिया। अरे इसको कट कर दो तो ऐसे एक स्ट्रिप बन जाएगी, लेंथ होगी 2πx, है ना, और विड्थ होगी dx। समझ में आया नहीं आया? अरे बताओ। बताओ भाई। तो आप लिखोगे 2πx इंटू dx। लिखोगे ना? ये तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिख दिया, अब कोस थीटा भी तो लिखना है। एंगल, डीए की वैल्यू लिख दी, इसकी वैल्यू लिख दी, मैग्नीट्यूड तो लिख दिया।
पर एंगल भी तो लिखना है। अब बच्चों आपको पता है जब आप इसको लिखोगे, इंटीग्रेट कर रहे हो आप लोग, तो इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, तो मैं बोलूंगा के हो गया और 2 पाई हो गया, है ना। यस, तो आप उसको बाहर निकाल लो। के क्यू इंटू 2 पाई अपॉन कुछ भी नहीं, एक्स डी एक्स अपॉन डी स्केयर प्लस एक्स स्केयर। कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी इस ट्राइंगल से, देखो ये क्या डी अपॉन अंडर रूट डी स्केयर प्लस एक्स स्केयर। अरे यही आएगी ना, जल्दी बताओ, आएगी ना। बस तो अब फाई की वैल्यू निकालते हैं, ध्यान से देखना है सभी ने। के की वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कट गया, क्या बचा, 2 बचा। इंटीग्रेशन, ध्यान से देखना, अब ये डी भी आ गया इधर, तो डी को भी बाहर निकाल लो क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, तो डी को भी बाहर निकाल लो, है ना। एक्स डी एक्स अपॉन डी स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2, है ना बच्चों। यस, तो आप लिख दोगे क्यू डी बाई 2 एप्सिलॉन इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अपॉन डी स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2। अब बच्चों ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, ध्यान से देखना है सभी ने। क्या डी स्केयर प्लस एक्स स्केयर को आप टी मान सकते हो, वेरिएबल तो एक्स है ना, वेरिएबल तो हमारा एक्स है ना। यस, तो क्या डी स्केयर प्लस एक्स स्केयर इज टू टी स्केयर मान लेते हैं। यहां पे एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा था, 0 से लेके ए तक, है ना। एक्स वेरी कितना कर रहा था, 0 से लेके ए तक, तो अभी मान लेते हैं डी स्केयर प्लस एक्स स्केयर इज टू टी स्केयर। डिफरेंशिएट करोगे आएगा तो ये 2x dx इज टू 2t dt, तो ये आएगा x dx इज टू t dt। पहली बात, अब लिमिट डालते हैं, जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू क्या होगी, d, और जब x की वैल्यू a होगी तो t की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट डी स्केयर प्लस ए स्केयर। समझ में आया। अरे लिमिट लिमिट भी तो रिडिफाइन करनी होती है ना, तो क्यू डी बाई 2 एप्सिलॉन इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हो, टी डी टी, और डी स्केयर प्लस एक्स स्केयर को टी स्केयर की पावर 3/2। डी से लेके लिमिट लगेगी डी स्केयर प्लस ए स्केयर, है ना। है भाई, चले देखना आप ध्यान से। अब इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा क्यू डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेट करोगे, देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना है आप सभी ने, तो ये आएगा आपके सामने डी टी अपॉन टी स्केयर। सोल्व करके देख लेना, लिमिट वही डी से लेके अंडर रूट डी स्केयर प्लस ए स्केयर। सोल्व करोगे तो क्यू डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट -1/t आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो। ये करके बताऊं या कर सकते हो, ये बताओ मेरे को, ये मैं करके बताऊं क्या इसका इंटीग्रेशन।
बताओ भाई, शाबाश। नहीं ना, गुड। ओके, तो आप लिखोगे फाइव इज बेसिकली क्यू डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब लिमिट पुट कर दो, तो आपका आएगा 1 बाय, माइनस है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का नेगेटिव कर दोगे तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। है ना? अब आगे देखो, Q/2 एप्सिलॉन नॉट तो यहां पे रख लो, ये तो एक फॉर्मूला हो गया आपका। अब इसको मॉडिफाई करूं तो मैं डी को अंदर लेके जाऊं तो क्या आएगा, 1 - d/√d² + a²। अब ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू, क्या कोस थीटा के बराबर है? अरे उस ट्रायंगल में देखो, कोस थीटा के बराबर है। तो आप लिखोगे फाइव इज बेसिकली Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - कोस थीटा। ठीक है बच्चों? अरे समझ में आया है ना? बताओ। अब इसके कोरस्पोंडिंग में कुछ पॉइंट बता देता हूं कि अगर हमारा चार्ज क्यू है, उससे डी दूरी पे ए रेडियस का, चाहे हमारा हेमिस्फीयर हो, चाहे हमारी इरेगुलर सरफेस, कोई भी, अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, एरिया की रेडियस ए है, तो फ्लक्स सेम आएगा। याद रखना, समझ में आया? चाहिए डिस्क हो हमारी, चाहिए हमारी डिस्क हो, चाहिए हेमिस्फीयर हो, अगर इसकी रेडियस ए है, मतलब बेसिकली बात सुनना मेरे से, जो प्रोजेक्शन एरिया है, जो प्रोजेक्ट कर रहे हो आप यहाँ पे, जो यहां पे देखोगे खड़े होके, तो आपको 2 डायमेंशन में जो दिखाई देगा, अगर वो सेम है, तो पीछे का एरिया चाहे कैसा भी हो, फ्लक्स उतना ही रहेगा जो अभी आया है हमारा। अगर प्रोजेक्शन एरिया, अगर प्रोजेक्शन एरिया किसी भी ऑब्जेक्ट का πa² है, तो उसका फ्लक्स अगर वो डी दूरी पे होगा तो यही आएगा। समझ में आया? अगर वो परपेंडिकुलर टू डी है। समझ में आया नहीं आया? पीछे का एरिया चाहे कैसा हो, जिसके थ्रू, यस, चाहे कौन, देखो कौन हो चाहे हेमिस्फीयर हो, कुछ भी हो, यस, चाहे ऐसा हो हमारा कौन हो, तब भी इतना आएगा। अब बच्चे बोलेंगे सर क्यों, मैं आइडिया दूं? आप बोलोगे तो दूंगा, बताओ, करें? चलो आ जाओ। अरे यार, ये रिकॉर्ड नहीं किया। देखो बेसिकली बच्चों, फ्लक्स हमें आइडिया देता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिस थ्रू ए गिवन सरफेस एरिया। तो अगर मैं डिस्क बनाऊं यहां पे, ये डिस्क, है ना, तो उससे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उतनी जा रही है। अगर मैं हेमिस्फीयर बनाऊं तो उससे भी इतनी जा रही है, और अगर मैं कोन बनाऊं तो उससे भी उतनी जा रही है। तो जब एनर्जी पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस अगर कांस्टेंट है, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या देते हैं,